नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर और उनके द्वारा एक दिए गए टर्म मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर चर्चा करेंगे। तो पहला तो हम देखते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है क्या, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर हैं। इनका कार्यकाल 1953 से 1961 तक था। आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, तो ये 2 बार निर्वाचित हुए थे। तो 53 से 61 तक आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने बहुत सारी नीतियां बनी थी। मैं पूरा सरकमटेंसेस तो बता दूंगा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा भी बता दूंगा। उससे पहले आपको आइजनहावर के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरत है। तो आपको ये तो ध्यान है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसी शीत युद्ध में 1953 में अमेरिका में भी सत्ता में परिवर्तन हुआ। मनरो के स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर बने और उधर सोवियत संघ में भी स्टालिन की मृत्यु के बाद राजनीतिक परिवर्तन हुआ और खुश्चेव 1955 में कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे। तो वहाँ तो सोवियत संघ में खुश्चेव बने, इधर आइजनहावर बने। चूंकि खुश्चेव उदारवादी प्रवृत्ति के थे, तो वो कहीं ना कहीं वार्ता पर बल दे रहे थे, इसलिए उन्होंने बेसिकली अमेरिका से वार्ता की बात भी की। और इसी दिशा में 1958 में तय हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिकी दोनों महाशक्तियाँ एक टेबल पर वार्ता करेंगी। इस वार्ता के फलस्वरूप शीत युद्ध के तनाव में भी कमी आएगी, और वास्तव में से शीत युद्ध के तनाव में कुछ कमी भी आई। कहते हैं सितंबर 1959 में कि अमेरिकी सोवियत संघ के नेता सितंबर 1959 में सोवियत संघ के नेता खुश्चेव ने अमेरिका की 15 दिवसीय यात्रा की थी। इस यात्रा के फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों के तनाव में कमी आई थी। जब वार्ता शुरू होती है तो तनाव में भी कमियां आती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रगति हुई। कैंप डेविड वार्ता की शुरुआत हुई। तो सितंबर 1959 में कैंप डेविड वार्ता हुई। कैंप डेविड वार्ता के तहत दोनों महाशक्तियां एक टेबल पर बैठी, वार्ता भी की। अगला भी तय किया गया कि पेरिस में वार्ता करेंगे। 1960 में पेरिस वार्ता का ऐलान किया गया कि दोनों महाशक्तियां अगली बार पेरिस वार्ता में मिलेंगी। लेकिन पेरिस वार्ता होती उससे पहले U2 कांड की घटना होगी। U2 कांड क्या है? 1 मई 1960 को, कितनी तारीख को? 1 मई 1960 को कौन सी घटना हो गई? U2 कांड। अब ये U2 कांड मैं आपको बता देता हूं। इस U2 कांड घटना में कुछ नहीं है। अमेरिका का एक जासूसी विमान था U2। किसका विमान था? अमेरिका का। ये अमेरिका का जासूसी विमान था, सोवियत संघ में जासूसी करते पकड़ा गया। अमेरिका का विमान था, जासूसी करते कहाँ पकड़ा गया? सोवियत संघ में। सोवियत संघ की जासूसी कर रहा था, इसलिए सोवियत संघ पर ये कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ रहा था। तो सोवियत संघ में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। तो सोवियत संघ ने इसको ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया? ध्वस्त। अब सोवियत संघ ने साफ कहा कि हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, अमेरिका क्यों इस तरीके की हरकत कर रहा है और क्यों हमारी जांच कर रहा है, क्यों हमारी जासूसी कर रहा है। इसलिए पेरिस वार्ता भी विफल रही। पेरिस वार्ता की विफलता के बाद शीत युद्ध के तनाव में पुनः तेजी आ गई, वृद्धि आ गई और शीत युद्ध बढ़ गया, और जिसके फलस्वरूप ही आगे चलकर क्यूबा संकट हुआ था, जैसा कि आप इतिहास में जानते हो। लेकिन मित्रों, मेरा मेन जो उद्देश्य है आज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अवधारणा है उस पर चर्चा करने की। अभी ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आई भी थी। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने दी? बहुत अच्छा सा सवाल, छोटा सा सवाल पूछा था। तो अब बच्चे क्या है सर, कहाँ से आ गया, क्या आ गया? आइजनहावर ने बेसिकली कहा था, 17 जनवरी 1961 को एक फेयरवेल में भाषण देते हुए कहा था। आइजनहावर ने एक टर्म यूज किया था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि आज सैन्य और उद्योग जगत में एक समझौता हो गया है कि वास्तव में कुछ ऐसे ठेकेदार हो गए हैं जो उद्योग जो हैं सैनिक सामान है, साजो सामान है, सैनिक
हथियारों का निर्माण है वो उद्योगों से करवाने के बदले पैसा लेते हैं। संस्कृति बन गया, ठेकेदार बिचौलियों का प्रभाव बढ़ गया है, जो कि वास्तव में लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देखते हैं दलाली का एक काम हर जगह ही होता है, हम आपको ठेका दिला देते हैं, इतने हथियारों का दिला देते हैं, आप ये काम कर लीजिए। तो इस प्रकार से हथियारों के काम के कारण कई समस्याएं आने लगेगी। तो ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आज सैन्य जगत में और औद्योगिक जगत के मध्य बहुत सारे दलाल उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण क्या है, सरकार को घाटा होता है, जो हथियार कम का बनना चाहिए वो ज़्यादा का बनता है। इस प्रकार की समस्या आने के कारण कहीं ना कहीं हमारे सामने समस्याएं भी आएंगी। तो इस प्रकार की ठेकेदारी मध्यस्थता को समाप्त करना चाहिए, राष्ट्रहित को ध्यान में रखना चाहिए, राष्ट्रहित में हथियारों का निर्माण सस्ती दर पर या वास्तविक दर पर करना चाहिए। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा आइजनहावर ने बेसिकली सार्वजनिक मंच से 17 जनवरी 1961 को कही थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उसमें कहा था बिचौलिए ठेकेदार को हटा दिया जाए और सीधे उद्योगपति से सरकार निर्णय करे और उससे क्या है, कम लागत में हथियार हमें प्राप्त हों और ये बिचौलिए और ठेकेदार हट जाएं तो इसमें राष्ट्र का खर्चा भी कम होगा। ये बात कहीं ना कहीं आइजनहावर ने की थी। लेकिन इस अवधारणा को कुछ लोग आगे भी बढ़ा देते हैं, इसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेस कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, सांसद लोग भी ऐसी दलाली का काम करने लग जाते हैं, वो भी इसमें बिचौलिए का काम करने लग जाते हैं। तो बेसिकली उससे फिर समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो अब इस बार टर्म आया है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अगली बार टर्म आ जाए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेस कॉम्प्लेक्स, तो डरना मत, यही है। तो इसमें कांग्रेस शब्द भी जुड़ जाए तो आपको डरना नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल कांग्रेस कॉम्प्लेक्स, तो ये अवधारणा भी कहीं ना कहीं यही है कि वास्तव में इसमें कांग्रेस के लोग और शामिल, यानी कि संसद सदस्य भी शामिल हो जाते हैं इससे समझौते कराने में, कि उसमें कहीं ना कहीं फिर ठेकेदारी दलाली ये सारी चलने लग जाती है। तो ऐसी बात कहीं ना कहीं आइजनहावर ने कही थी। तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक अवधारणा इससे जुड़ी हुई है, मिलिट्री सब्सिडी की अवधारणा। तो उस पर भी चर्चा करते हैं हम, मिलिट्री सब्सिडी क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको पूरा पता रहेगी तो आपको फिर आराम से इसको कर पाएंगे। तो मिलिट्री सब्सिडी की अवधारणा, मिलिट्री सब्सिडी की अवधारणा, ये क्या है, ये भी ध्यान रखना, कल को भविष्य में फिर आ जाए मिलिट्री सब्सिडी की अवधारणा क्या है। ये भी कहीं इसी समय की गई थी, अवधारणा की गई थी। इस अवधारणा के अंतर्गत क्या है, कहते हैं कि वास्तव में कि जो नवीन तकनीक का विकास सरकार करती है युद्ध के समय, शीत युद्ध के समय जो नवीन तकनीक आई है, शीत युद्ध के कारण सरकार ने नवीन तकनीकों का विकास किया है। इन नवीन तकनीकों के कारण, नवीन तकनीकों का लाभ किसको मिला है, विमान कंपनियों को मिला है। विमान कंपनियों ने फ्री में ये तकनीक ले ली, इसके बदले सरकार को कुछ नहीं दिया। तो इससे भी कहीं ना कहीं, और वही रेट पर अपना चल रहे हैं, तकनीक सरकार की है, पैसा तकनीक के विकास में सरकार ने लगाया, लेकिन लाभ किसको आया, विमान कंपनियों को। तो भाई विमान कंपनियों को या तो विमान सस्ता देना चाहिए, ऐसी बात बेसिकली ये आइजनहावर के काल में ही ऐसी उठे थे। तो आइजनहावर के बारे में आपको इतना सब ध्यान रखना चाहिए। आगे हम और भी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, करंट के जितने भी टॉपिक हैं सारे आपको ध्यान देंगे, हेनरी किसिंजर के बारे में बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ते रहो। मित्रों मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन थिंकर जो नवीन है, जैसे रुडोल्फ रंडोल्फ, रजनी कोठारी, हम इनके बारे में भी बताएंगे, पार्थ चटर्जी, जितना भी है आपको यहीं यूट्यूब के माध्यम से सबके बारे में जानकारी दी जाएगी। कमला देवी चट्टोपाध्याय भी नया कोली लेक्चर में जुड़ा है, वो भी बताया जाएगा। जो भी नवीन जानकारी है आपको यूट्यूब के माध्यम से सारी धीरे धीरे अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप इसमें तनावग्रसित ना हो कि भाई कोई जानकारी आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो आप उसको मेरे को ट्वीट भी कर दें, लिख दें, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। 2-4-5 दिन समय लग सकता है, लेकिन आपके सामने 5-10 दिन में सामने आ जाएगी। अभी एग्ज़ाम तो आपके बहुत दूर हैं, तो आप इतना तनाव ना लीजिए। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी को
ईश्वर आपको निरंतर उन्नति, प्रगति, समृद्धि प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।